तो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ एक्ट्रेसेस हु बिकम प्रोस्टिट्यूट्स। पिछले एपिसोड में मैंने एक एक्ट्रेस के बारे में बात करी थी जिनका नाम था श्वेता बासु। जब वो अरेस्ट हुई और जब वो बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि वो काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि काफी शॉकिंग था और उसी बात ने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। श्वेता ने कहा कि मैं इकलौती ऐसी एक्ट्रेस नहीं हूँ जिसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कदम उठाया। मेरे जैसी काफी सारी एक्ट्रेसेस है जो ये सारी चीजें करती हैं। और बस इस स्टेटमेंट ने ही मुझे इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने पे मजबूर कर दिया। जब मैंने काफी रिसर्च किया तो मेरे सामने कुछ नाम आए जिन्हें एक्ट्रेस होने के बावजूद ऐसा काम करना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। लेट्स टेक अ लुक एट सम एक्ट्रेसेस हु बिकम प्रोस्टिट्यूट्स। तो विमी का जन्म 1943 में पंजाब के एक सम्मानित और कंजर्वेटिव सिख परिवार में हुआ था, जहां लड़कियों के लिए एक्टिंग जैसा करियर सोचना भी एक गुनाह समझा जाता है। लेकिन विमी बचपन से ही अलग सोच रखती थी। उन्हें फैशन एंड मॉडलिंग स्टाइल का शौक था और कॉलेज के दिनों में उनकी खूबसूरती एंड ग्रेसफुल पर्सनैलिटी सबका ध्यान खींचती। इसी दौरान उनकी मुलाकात शिव अग्रवाल से हुई जो कि एक बिजनेसमैन था। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और घर वालों की मर्जी के खिलाफ उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद विमी मुंबई शिफ्ट हो गई और यहाँ उनका सपना था फिल्मों में काम करने का। किस्मत से शिव की पहचान बॉलीवुड में काफी अच्छे लोगों से थी। उनके पहचान की मदद से विमी की मुलाकात हुई बी आर चोपड़ा से, वही लेजेंडरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा जिन्होंने फेमस महाभारत बनाई। 1967 में बी आर चोपड़ा ने उन्हें फिल्म हमराज में लॉन्च किया। फिल्म हिट हुई और विमी रातों रात सुपरस्टार बन गई। इतनी ज्यादा बड़ी सुपरस्टार की 1960s के दौर में विमी पर मूवीज 3 लाख चार्ज करने लगी। उनकी आवाज, अदाएं और खूबसूरती ने उन्हें एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस बना दिया। एक वक्त था जब उन्हें बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तक कहा जाने लगा। उनका फिल्म फेयर स्विमसूट फोटोशूट काफी बोल्ड था और इसी बात ने उन्हें एक डेयरिंग एक्ट्रेस की तरह एस्टेब्लिश भी किया और उस वक्त की वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बनी। उनके पास एक बड़ा घर, लग्जरी गाड़ियां और डिजाइनर कपड़ों से भरी वार्डरोब। हमराज की सक्सेस के बाद जब आवरू रिलीज हुई तो वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। अशोक कुमार और निरूपा रॉय जैसे वेटरन्स भी उस फिल्म को बचा नहीं पाए। उसके बाद विमी का करियर गिरता चला गया और वो सिर्फ मैगजीन्स के लिए फोटो शूट तक सीमित रह गई। 1971 में शशि कपूर के साथ आई फिल्म पतंग भी फ्लॉप रही और ये उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद विमी इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट वैनिश हो गई। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम शुरू होनी स्टार्ट हो गई। उनके हस्बैंड सिर्फ उन्हें काफी ज्यादा फिजिकली और मेंटली अब्यूज करने लगे, जिस वजह से उनके रिश्ते में लगातार तनाव बढ़ने लगा। आखिरकार विमी ने शिव से डाइवोर्स ले लिया, जो उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड और रिस्की कदम था। अपने सेपरेशन के बाद विमी ने कलकत्ता में एक टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वो भी बुरी तरह से फेल हो गया। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी और आखिर में तो वो बिल्कुल ही बेरोजगार और बेघर हो गई। इसी दौरान उसका एक फिल्म ब्रोकर जोली के साथ अफेयर स्टार्ट हुआ, लेकिन उसने विमी के डूबते करियर और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया। विमी ने काफी बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बनाए। विमी ऑलरेडी फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रही थी। इधर जॉली ने भी उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल कर खुद उनकी लाइफ से चला गया। अपने करियर और पर्सनल लाइफ से टूट चुकी विमी ने आखिरकार दारू का सहारा लिया। कई वक्त तो ऐसा भी आया जब उनके पास दारू पीने के भी पैसे नहीं होते थे, तो वह पैसे का जुगाड़ करने के लिए फिर से अपने शरीर को बेचती। हेवी अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से विमी की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी। आगे 22 अगस्त 1977 को मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में लिवर डिजीज के कारण उनकी मौत हो गई। सिर्फ 34 की एज में विमी ने आखिरी सांस ली। जो एक्ट्रेस एक टाइम पे बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्टर थी, उसे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन नानावटी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में बिताने पड़े। शर्लिन चोपड़ा ने ईयर 2002 में तेलुगु मूवी वेंडी मब्बू से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, मगर मूवी बुरी तरह से फ्लॉप रही। कुछ टाइम तक शर्लिन को बिल्कुल भी काम नहीं मिला, पर ईयर 2005 के टाइम के पास मूवी से शर्लिन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। यह मूवी भी एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में भी काम मिलना बंद हो गया। फिर ईयर 2009 में उन्हें बिग बॉस ऑफर हुई, जहां पर वो सिर्फ 27 डेज तक रह पाई। शर्लिन लाइमलाइट में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। तो ईयर 2002 में उन्होंने प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाना स्टार्ट किया, जो कि उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। उस वक्त क्या आज के हिसाब से भी कॉमन नहीं है। तभी तो रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट के बाद इतनी कंट्रोवर्सी हो गई। मगर शर्लिन को कंट्रोवर्सी से डर नहीं बल्कि प्यार था। मानो वो कंट्रोवर्सीज के लिए ही जीती हैं। मगर उनके लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्होंने खुद ही कुछ ट्वीट्स किए जिसने पूरी मीडिया को हिलाकर रख दिया। साल 2012 शर्लिन चोपड़ा के ट्विटर अकाउंट से कुछ बहुत ही शॉकिंग ट्वीट्स आते हैं, जिसमें एक्ट्रेस ने खुद ये कन्फेस किया होता है कि उन्होंने पास्ट में पैसों के लिए कई लोगों के साथ संबंध बनाए थे। और ये रही वो ट्वीट्स। इसमें शर्लिन खुद एक्सेप्ट कर रही है कि उन्होंने पैसों के लिए रैंडम लोगों के साथ संबंध बनाए। जरा सोचो, जब फेमस एक्ट्रेसेस का ये हाल है तो काफी सारी नई एक्ट्रेसेस जो कि बी ग्रेड मूवीज या किसी भी आइटम सॉन्ग में दिखती रहती हैं या फिर गायब हो जाती हैं, उन्हें अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का ही सहारा लेना पड़ता होगा। 2002 में पूरे पुलिस एक स्टिंग ऑपरेशन में तमिल एक्ट्रेसेस कैरोलिन मारिया को एक 5 स्टार होटल से प्रोस्टिट्यूशन के आरोप में गिरफ्तार करती है। फिल्म रेन एंड वड़ाचलम में काम कर चुकी कैरोलिन पर इल्जाम था कि वो अपने स्टेप ब्रदर के साथ मिलकर हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को स्कॉट सर्विसेज देती, जिसमें चार्जेस लगभग 3 लाख तक होते थे फॉर 2 आवर्स। पुलिस के मुताबिक कैरोलिन के फिल्म प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स डिले होने और फाइनेंशियल प्रेशर के चलते वो इस रास्ते पर आती है। रेड के वक्त पुलिस ने एक डेकॉय कस्टमर भेजा होता है, जिसके बाद कैरोलिन और उसके स्टेप ब्रदर दोनों पकड़े जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आता है कि उनका स्टेप फादर रंजीत मारियात असन वो भी एक पिम्प का काम करता था। ये केस उस वक्त मीडिया में काफी चर्चे का विषय होती है, जो कि लोगों को साउथ इंडियन इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के बड़े नेटवर्क पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। 2014 में गुंटूर पुलिस एक रेंटेड हाउस पर एक रेड करके तेलुगु एक्ट्रेस दिव्या श्री को प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार करती है। रेड में कुछ मॉडल्स और दूसरे एक्ट्रेसेस भी पकड़ी जाती है, जहां हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए स्कॉट सर्विसेज चल रही होती है। अरेस्ट के बाद मीडिया में एक बड़ी गलती ये होती है कि कई न्यूज पोर्टल्स ने तमिल एक्ट्रेस श्री दिव्या की तस्वीर लगाकर उनके नाम पर केस जोड़ दिया होता है, जबकि श्री दिव्या का इस स्कैंडल से कोई लेना देना ही नहीं होता। कंफ्यूजन इतनी बढ़ जाती है कि श्री दिव्या को पब्लिकली क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, जिसमें वो अपना इमेज क्लियर करते हुए कहती है कि वो सिर्फ अपने फिल्मी करियर पे फोकस कर रही है। 2014 में मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी के रेंटेड अपार्टमेंट पर जब रेड डाला तो बहुत सारे पॉर्न सीडीज एंड डीवीडीज बरामद की, जिसके बाद से उनके फादर और भाई को ऑब्सेंस मटेरियल बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मिष्टी ने मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि उनका परिवार बिल्कुल ही बेकसूर है और ये सब घर में काम करने वाली 4 नौकरानियों की साजिश है। उन्होंने ये भी बताया था कि जब वो गोवा से लौटकर घर आई थी तो घर का हाल बदला हुआ था और उसके बाद से ही ये केस बन गया। मिष्टी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म से की होती है, जिसके बाद वो तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में भी नजर आती है। मिष्टी को बोल्ड आइटम नंबर्स ने काफी लाइमलाइट में ला दिया होता है। हिंदी फिल्म्स में वो मैं करिश्मा हूँ और लाइफ की तो लग गई है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में सपोर्टिंग रोल्स करते दिख चुकी होती है। मिष्टी ने 2002 में लाइफ की तो लग गई से बॉलीवुड में डेब्यू किया होता है। उसके बाद 2013 में आई फिल्म मैं कृष्णा हूँ। इस फिल्म के गाने में वो रजनीश दुग्गल के साथ नजर आती है। इस फिल्म में जूही चावला लीड रोल में होती है, जबकि ऋतिक रोशन और कैटरीना का स्पेशल अपीयरेंस होता है। हालांकि अक्टूबर 2020 में किडनी फेलियर से मिष्टी की मौत हो जाती है। 2018 में चेन्नई के पनायूर रिसोर्ट पे पुलिस एक टिप ऑफ के जरिए छापा मारकर रेड करती है और उसमें तमिल एक्ट्रेस संगीता बालन को प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने के आरोप में अरेस्ट किया जाता है। पुलिस ने बताया होता है कि संगीता ने अपने साथी सतीश के साथ मिलकर यंग गर्ल्स को अच्छी नौकरी और टीवी फिल्म्स में लीड रोल दिलवाने का प्रॉमिस करके उन्हें ल्यूर किया होता है, जिसके बाद कई लड़कियों को रेस्क्यू करके रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। संगीता और सतीश को चेन्नई के इंगमोर कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाता है। तो मूवी इंडस्ट्री की चमक धमक में ऐसी कई कहानियां कहीं खो सी जाती है। लोगों को आज भी यही लगता है कि एक मूवी में काम मिल जाए, वो मूवी हिट हो जाए और फिर लाइफ सेट, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार किस्मत विमी जैसे भी होती है, जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस से प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं और सिर्फ पैसों की कमी की वजह से उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपके पास कोई सजेशन, कोई आइडिया हो तो जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।